हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है विच इज ब्लड रिलेशंस। लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, तो सोचा मैंने कि एक मिसलेनियस टॉपिक करवा दिया जाए क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हमारी सिटिंग अरेंजमेंट्स हो रही थी। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आता है और पिछले कुछ साल में ऐसा भी ट्रेंड रहा है कि ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लेंदी आ जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता विद इन द गिवन टाइमिंग। अगर मैं प्री एग्जामिनेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। बट जो पिछले एग्जामिनेशन अभी हुए लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आया जो 3 से 4 मिनट लगाने पे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था, है ना। बट मैं कहूंगी सर्टेनिटी है कि आता है, सर्टेनिटी है कि किसी ना किसी शिफ्ट में तो आ ही जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बनती हैं। ये टॉपिक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आ सकता है, ये टॉपिक डेटा सफिशिएंसी में आ सकता है, टॉपिक अकेला प्रीलिम्स में आ सकता है, टॉपिक कोडेड फॉर्मेट में मेंस में आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो आप लोग बहुत आराम से और बहुत प्यार से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। आज मैं आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ही कराऊंगी, प्री कवर हो जाएगा, फिर हम मेंस एग्जामिनेशन के टॉपिक करेंगे। लैग हो रहा है, सबका लैग हो रहा है क्या? यहाँ तो सही चल रहा है, बीच में एक ग्लिच आया था, बाकी तो सब सही चल रहा है ना। चलो, हो रहा है, ग्लिच हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। लेट्स सी। यहाँ चल क्यों नहीं रहा? वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो, अब आई थिंक सही हो जाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशंस यानी कि खूनी रिश्ते, है ना। जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे घर वाले हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, वो सब ब्लड रिलेशंस में आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, ठीक है, प्री एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर का मिल सकता है और मेंस एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है। अगर तो ये पजल फॉर्मेट में आ गया तो 5 से 6 मार्क्स का भी आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी में आ गया तो 1 से 2 नंबर का आ सकता है, और अगर इंडिविजुअल यानी कि कोडेड फॉर्मेट में आ गया या अदर फॉर्मेट में आ गया तो आपको 3 से 4 नंबर का मिल सकता है ये, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। पजल इसके ऊपर आने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उतने ही नंबर के वो होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इजियर साइड पे होता है क्योंकि प्रीलिम एग्जामिनेशन है और ये थोड़ा सा लेवल इसका अप हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ब्लड रिलेशंस आपका कितना वेटेज रखता है दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर। बहुत ज्यादा हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे को लगता है कि यहाँ से कोई वायर हिल गई है। सर भी नहीं है।
अब चेक करना, अब आ रही है वॉइस? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में कितना कितना वेटेज रखता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा फैमिली ट्री कैसे बनता है या फिर ब्लड रिलेशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, थोड़े से साइंस ध्यान में रखना। अगर मैं सर्कल यूज करूंगी तो सर्कल का मतलब फीमेल होगा, अगर मैं स्क्वायर यूज करूंगी तो स्क्वायर का मतलब मेल होगा, या बॉक्स का मतलब मेल होगा। अगर मैं सिंगल लाइन यूज कर रही हूं तो मतलब सेम जनरेशन सिबलिंग। ठीक है, और अगर मैं ऐसे यूज कर रही हूं तो मतलब जनरेशन चेंज हो रही है, और अगर मैं ऐसे यूज कर रही हूं मतलब मैरिड है। ठीक है, ये थोड़े से साइंस ध्यान रखना क्योंकि मैं इस तरीके से डिपेक्ट करती हूं। आपको पहले डिकोड हो जाना चाहिए ये फॉर्मेट, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी बातें। ठीक है जी, अगर आप पहले वो प्लस माइनस बना के करते हो या जैसे भी करते हो आप अपने मेथड से कंटिन्यू कर सकते हो, बट मुझे इसमें थोड़ा सा इजी रहता है। चलिए अब, हाँ जी, ये आप हो, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। ठीक है, ये आप हो, दिस इज यू, आप मैरिड हो। अगर एक लड़की है, लड़की मैरिड है, ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। चेक करो, सेम जनरेशन में होंगे दोनों और ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके हस्बैंड के मम्मी और पापा हैं तो इस लड़की के ये कौन लगे? इन लॉज। चेक करो, इन लॉज लगे। ठीक है, और इस लड़की के कोई मम्मी पापा हैं तो यहां पे भी कौन लगे? इन लॉज लगे। लड़के के भी ससुराल वाले हो गए ये दोनों, जो कैटेगरीज मैंने बनाई है, दीज आर इन लॉज। इतना समझ में आ गया? लड़के के ये मदर फादर है और लड़की की ये मदर फादर है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, आपका कोई बच्चा है, बेटी है और एक बेटा है, एक बेटी है और एक बेटा है ना? बेटी है तो आपकी बेटी और बेटा दोनों आपस में सिबलिंग हो गए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? सेम जनरेशन सिबलिंग का साइन। दोनों भाई बहन हो गए। अच्छा, बेटी मैरिड है किसी से और बेटा भी मैरिड है किसी से, तो ये आपका कौन लगा? सन इन लॉ। और ये आपकी कौन लगी? डॉटर इन लॉ। चेक करो, ये आपका दामाद हो गया और ये आपकी बहू हो गई। ठीक है, ओके। अब ये बेटी जो है, इसका रिलेशन इनके साथ क्या हुआ? ये जो दोनों बच्चे हैं इनका रिलेशन इनके साथ क्या हुआ? ये नानी की साइड के हैं और ये दादी की साइड के हैं, ऐसा ही हुआ। तो मतलब अगर इधर से मैं ये देखूंगी तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होंगे। मैटरनल मतलब मम्मी की साइड से, मैटरनल मतलब मम्मी की साइड से। 3 जनरेशन है, ग्रेट 4 जनरेशन में यूज होता है अभिषेक, है ना? और अगर मैं इधर से देखूंगी तो ये हो जाएंगे पैटर्नल, यानी कि पापा की साइड से ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। चेक कर लो, मैटरनल मतलब मम्मी, पैटर्नल मतलब पापा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके। अब ये जो बेटी है आपकी, इसकी ये कौन लगी? भाभी लगी, है ना? इसके भाई की वाइफ, आपके भाई की वाइफ आपकी कौन लगी? भाभी। और इसकी अगर मैं बोलूं तो भाई की बहन, हस्बैंड की बहन कौन लगी? ननद लगी। ननद और भाभी का रिलेशन आया, तो ये दोनों जो रिलेशंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं?
इन दोनों रिलेशंस को हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ये इसकी सिस्टर इन लॉ है और ये इसकी सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, यहां पे अगर देवर भाभी का कॉन्सेप्ट आ जाए और ननद भाभी का कॉन्सेप्ट आ जाए, दोनों में ही जो भाभी होगी वो सिस्टर इन लॉ लगेगी। ठीक है, यहां से एक चीज और देखो, ये दोनों, ये भाई है और ये इसका हस्बैंड है, तो ये जीजा लगा और ये साला लगा, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। क्या लगा? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि आपस में ये कौन है? जीजा और साला, यानी कि ब्रदर इन लॉ लगे दोनों। ठीक है, यहां पे अगर ऐसा होता कि दो भाई होते, ये मैरिड है, तो ये पर्सन कौन होती? सिस्टर इन लॉ, और ये पर्सन कौन होता? ब्रदर इन लॉ, क्योंकि आपके पास देवर भाभी टाइप का रिलेशन या जेठ भाभी टाइप का रिलेशन कुछ बन रहा है। ठीक है, ये पर्सन ब्रदर इन लॉ होता और ये पर्सन सिस्टर इन लॉ होती। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब आपके पापा की मम्मी, आपके पापा की मम्मी, ये आपके पापा की मम्मी आपकी कौन लगी? ग्रैंड मदर। अगर मैं इनसे इनका रिलेशन देखूंगी तो ये पैटर्नल ग्रैंड मदर या ग्रैंड मदर बोल सकती हूं मैं, है ना? और अगर आपकी मम्मी की मम्मी बन जाए तो ये आपकी कौन हो गई? मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, आपके पापा की, सिमिलरली यहां से भी होगा, पापा की मम्मी या पापा पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर हो जाएंगे यहां से। सिमिलरली ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इस जनरेशन का इस जनरेशन से क्या रिश्ता है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकेंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई और ये फोर्थ यानी कि लास्ट जनरेशन हो गई। हमने 4 जनरेशन बनाई है। जैसे ही चौथे जनरेशन में जाते हैं हम ग्रेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हम ग्रेट वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहां से इसका रिश्ता इनके साथ देखूं, आप बोलोगे ग्रेट ग्रैंड मदर, पैटर्नल मैटरनल पे मत जाओ एक बार, आप बोलोगे ये जो है ये इनकी क्या लगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है, और अगर यहां से मैं बना दूं तो ये और इनका रिश्ता क्या हो गया? ग्रेट ग्रैंड फादर। उल्टा देखूं, ये पर्सन क्या लगा? ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और ये कौन लगा? ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रैंड यूज होता है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जैसे मैं मैरिड हूं, ठीक है, कपिल सर की अगर दादी माँ होते, है ना, अभी तो नहीं है, अगर कपिल सर की दादी माँ होते तो वो क्या बोलते कि ये मेरी जो ग्रेट ग्रैंड सन है उसकी वाइफ है ना? एक तरीके से मैं इनके घर की बहू हूं, मैं क्या हूं? इनके घर की बहू हूं, लेकिन मेरी जो जनरेशन है वो काफी चेंज हो गई। ग्रेट ग्रैंड थोड़ी हुआ, तो ग्रैंड हो गया ना। अच्छा, उनकी भी मम्मी अगर हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे ले, या फिर मैं बोलूं कि मेरी जो नानी है ना, और पृथ्वी, 4 जनरेशंस हैं। सबसे ऊपर मेरी नानी, फिर मेरी मम्मा, फिर मैं और फिर पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की लगी ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी नानी जो है वो पृथ्वी की क्या लगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। अब मान लो पृथ्वी की शादी हो गई है,
और हमारे जो है दामाद जी आ गए हैं। तो मेरी नानी क्या बोलेगी कि हमारी जो सबसे छोटी मतलब क्या बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, उसकी शादी हो गई है, अब जो उसके पति आए हैं वो हमारे एक तरीके से दामाद जी हो गए ना, सन इन लॉ हो गए, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ। जो भी रिलेशन है वो उसके साथ लग जाएगा, आगे ग्रेट और ग्रैंड वर्ड सेम रहेगा। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड सन इन लॉ, और इसी तरीके से 3 जनरेशन है तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कपिल सर की, अगर दादी माँ होते तो वो मुझे क्या बोलते, ये हमारे घर की बहू है, तो मैं कौन हो जाती, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, है ना। तो मैं कौन हो जाती, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, क्योंकि ये जो है हमारी 3 जनरेशन में यूज हो रहा है और मैं बहू हूं उनके घर की। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। चलो, ग्रेट ग्रैंड भी समझ में आ गया और आपको ग्रैंड भी समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये आपके पापा हैं और पापा की कोई सिस्टर है, पापा की कोई सिस्टर है, और मम्मी का कोई भाई है। मान लो पापा की सिस्टर मतलब हमारी कौन लगी, बुआ। पापा की सिस्टर हमारी कौन लगी, ये पापा, पापा की सिस्टर कौन लगी, बुआ। और हम बुआ को क्या बोलते हैं, पैटर्नल आंट। हमारी जो बुआ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल आंट। और जो बुआ के हस्बैंड होते हैं, है ना, बुआ हस्बैंड कौन होते हैं, पैटर्नल अंकल। आपको ये दिख तो रहा है ना, कलर दिख रहा है, पैटर्नल अंकल हो गए। ठीक है जी। अब मम्मी के साइड से अगर हमारे मामा हो गए तो मैटरनल अंकल, मामी हो गई तो मैटरनल आंट, मासी हो गई तो मैटरनल आंट, और मौसा जी हो गए तो मैटरनल अंकल। इसी तरीके से हमारे अगर ताया जी हो गए या चाचा जी हो गए तो वो हमारे कौन हो गए, पैटर्नल अंकल। कौन हो गए, पैटर्नल अंकल हो गए, यानी कि पापा की साइड से उनके भाई हैं और उनकी रिस्पेक्टिव जो बीवियां हो गई वो हमारी पैटर्नल आंट्स हो गई। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, बट कभी भी अगर यूसेज आता है पैटर्नल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, इस तरीके से कभी भी यूसेज आता है तो आप हमेशा फर्स्ट पर्सन को लेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ यानी कि स्पाउस को मत लेना। कभी भी पॉसिबिलिटी बनाओ, हमेशा पैटर्नल मैटर्नल में बुआ कंसीडर करो, मामा कंसीडर करो, मासी कंसीडर करो, ताया कंसीडर करो। इनके जो रिस्पेक्टिव हस्बैंड और वाइफ हैं उनको अलग पॉसिबिलिटी लेके चलो, क्योंकि ये चांसेस बहुत कम बनते हैं इस पॉसिबिलिटी के। ठीक है, बहुत कम चांसेस बनते हैं। अब कोई भी अगर पर्सन मैरिड है ना, मैरिड पर्सन है, तो मैरिड पर्सन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ, दोनों के लिए यूनिवर्सल वर्ड है स्पाउस। स्पाउस हस्बैंड के लिए भी यूज हो सकता है और वाइफ के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है जी। अब आपके पास रिश्ता आता है किसका, हाँ जी, ये हमारे मामा है, मामा की बहन मतलब यानी कि मेरी मम्मी, और ये मैं। तो यहां से अगर मामा जी इस तरफ से डायरेक्शन देखेंगे तो मैं मामा की क्या लगी, मैं अपने मामा की क्या लगी, भांजी। मैं अपने मामा की क्या लगी, भांजी। क्या लगी, भांजी। तो भांजी या भांजा मतलब अपने मम्मी की साइड से या पापा की साइड से बोलूं तो भतीजा या भतीजी, है ना। ये जो भी रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्यू और नीस। क्या बोलते हैं, नेफ्यू और नीस। अगर मैं यूज कर रही हूं
भांजा या भतीजा, है ना, तो मैं यूज करूंगी नेफ्यू। नीस होती है लड़की और नेफ्यू होता है लड़का। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एक बेसिक जो ब्लड रिलेशन है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरीके से होता है। आगे प्लस माइनस रिलेशंस तो बनते रहेंगे जैसे अपनी फैमिलीज में बनते हैं। कोई नया मेंबर ऐड हो गया तो ऐड हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बेसिक बेसिक टर्म्स जो होती है वो ऐसी ही बनती हैं। ठीक है, सबको आई थिंक ये फैमिली का चार्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये बेस है हमारे ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कुछ, है ना। कुछ मैं डिस्कस करती हूँ, अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो आप मेरे साथ मेरी हेल्प करना कि मैम ये वाली टर्म भी बता दो, ये हमने सुनी हुई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ ऐसी है, अगर बोला जाए ओनली ए हैज ओनली वन सन, ए का सिर्फ एक बेटा है, ए का सिर्फ एक बेटा है, ए हैज ओनली वन सन। इसका मतलब सन तो एक होगा लेकिन डॉटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डॉटर कितनी भी हो सकती है, डॉटर कितनी भी हो सकती है हमें नहीं पता है। अभी तो इनफाइनाइट है, जब डेफिनेट बन जाएगी तो हम बता देंगे, है ना। उसकी एक डॉटर भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो बोल दे ए हैज ओनली टू डॉटर्स, यानी कि उसने डॉटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, डॉटर्स हमारे पास दो हैं लेकिन सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सन कितने भी हो सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बनेगी वैसे हम सन बनाते चले जाएंगे। ए हैज ओनली वन चाइल्ड, ए का सिर्फ एक ही बच्चा है। अब वो बच्चा जो एक ही है वो एक सन भी हो सकता है या फिर एक डॉटर भी हो सकती है, लेकिन होगा एक ही। उसने डेफिनेटली बता दिया है कि एक ही बच्चा है, एक से ज्यादा बच्चा नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया कि सन बोलेगा तो सन पे फोकस करना है, डॉटर बोलेगा तो डॉटर पे फोकस करना है, चाइल्ड बोलेगा तो क्लियर ही है एक ही बच्चा। ओनली नेफ्यू, अगर ऐसा आ जाए एज ओनली नेफ्यू इज मैरिड टू बी, ऐसी लाइन लिखी है, मान लो ए का इकलौता नेफ्यू, सिर्फ एक नेफ्यू है, वो भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। ए के भाई का बेटा भी हो सकता है और ए के बहन का बेटा भी हो सकता है, और ये बेटा इज मैरिड टू बी, बेटा इज मैरिड टू बी। सिबलिंग बनाए, ए के भाई का बेटा इज मैरिड टू बी हो सकता है या ए की बहन का बेटा इज मैरिड टू बी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ओनली नेफ्यू के बारे में बात की गई है, यानी कि एक ही नेफ्यू होगा। और नीस के बारे में नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नीस भी हो सकती है बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बात समझ में आई कि हमने इसको डिस्टिंग्विश कैसे किया? मैम यहाँ पे आपने नेफ्यू तो बना दिया बट नीस भी तो हो सकती है ना, उसने ज्यादा कुछ बात तो नहीं की। नीस एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। हमेशा की वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि की वर्ड आपको क्या बोलता है। ठीक है, अब ऐसा आ जाए
A is only brother-in-law. A is only brother-in-law. A का इकलौता ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ का रिलेशन हम कैसे बनाते हैं? जीजा और साली से, जीजा और साले से, ऐसा बनाते हैं. या फिर हम बनाते हैं कि देवर और भाभी से. जैसे मान लो ए ओनली ब्रदर इन लॉ. ए का इकलौता ब्रदर इन लॉ का मतलब ए किसी से मैरिड होगा और उसका आगे सिबलिंग होगा, है ना. ए को किसी से शादी तो करवानी पड़ेगी ना अपने को. या फिर दूसरा केस भी बन सकता है, बताती हूँ दोनों केस. मान लो ए मैरिड है इस पर्सन से, इसका भाई है, ये ए का इकलौता ब्रदर इन लॉ बन गया. एक तो ये केस बना, ठीक है. ए जिससे मैरिड है उसका भाई कौन बन गया? ब्रदर इन लॉ. ए का जेंडर में नहीं डिफाइन कर रही. या फिर ए का कोई सिबलिंग है, वो मैरिड किससे है? इस पर्सन से. इस केस में कौन बन गया? ये जीजा. और इस केस में ये कौन बन गया? देवर या जेठ, यानी कि भाई का, हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई. बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, लेकिन इस केस में कौन बन गया? जीजा. ठीक है. ब्रदर इन लॉ के दोनों मतलब निकलते हैं. उसी तरीके से सिस्टर इन लॉ के भी दोनों मतलब निकलते हैं. सिस्टर इन लॉ के भी दोनों मतलब निकलते हैं. भाभी भी हो सकती है और ननद भी हो सकती है. ठीक है. किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता देंगे कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, एक बार बता दो दोबारा से. हालांकि बताई मैंने आराम आराम से है. मैम जैसे बोलता है क्वेश्चन में कि ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो इसका मतलब हुआ भाभी या ननद या साली. तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. अच्छा, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि ए का जेंडर मेरे को पता है फीमेल है. या तो ये मैरिड होगी किसी पर्सन से और उसका सिबलिंग कौन होगा? ए. या फिर ये मैरिड होगी और उसका सिबलिंग होगा बी. दो ही चीजें हैं. कंफ्यूजन की क्या बात है? ए सिस्टर इन लॉ है बी की. इस केस में ये कौन बन जाएगी? ननद. या मैं बोलूं कौन बन जाएगी? ननद ही बनेगी ना. अगर बी एक फीमेल है, ननद ही बनी ना. और इस केस में कौन बन जाएगी? भाभी. चेक करो. सिस्टर इन लॉ के दोनों मतलब यही निकलते हैं और दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेनी है. कभी भी आप डायग्राम बनाओगे ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का, मैं कैसे बनाती हूँ? जैसे मुझे पता है कि बी सिस्टर इन लॉ है, बना दिया. इससे थोड़े से गैप में ए को डालना. मैं इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, क्योंकि अगर मैरिड होगा तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, और अगर इस तरीके से होगा तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, है ना. बी से थोड़े से गैप में ए को रखना आप, फिर प्रेजेंटेशन थोड़ी इजी हो जाती है. अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा. किसने पूछा था? अभिषेक. अभिषेक, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. चेक करके बताओ. अच्छा, और ऐसा कोई पॉइंटर है जो आपको याद आ रहा है, या कोई चीज जो आपको कंफ्यूज करती है, वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी. क्योंकि ब्लड रिलेशन जितना आसानी से आप अभी समझ लोगे उतना ही बेहतर है, क्वेश्चन उतने आराम से बनेंगे. ठीक है. और कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है कि मैम ने छोड़ दिया, बताया नहीं, आई कैन डिस्कस. अच्छा, इसकी आगे और भी चीजें चल सकती हैं. जैसे ए हैज ओनली वन ग्रैंडसन, तो पोता एक ही बनेगा, ग्रैंड डॉटर्स कितनी भी बन सकती हैं. हाँ, दो पॉसिबिलिटी होंगी अभिषेक, दो पॉसिबिलिटी. ठीक है. स्टार्ट करें क्वेश्चंस. कजन, हाँ कजन का बता देती हूँ. कजन मैंने नहीं बताया, सॉरी, बता देती हूँ कजन का भी. ठीक है, यही बता देती हूँ क्योंकि सारी टर्म्स हमने यही लिखी हैं. अगर आपको कहीं पे भी वर्ड ऐसा दिखे कजन, कजन का मतलब
आप दोनों के सेम मम्मी पापा नहीं होने चाहिए, ठीक है। कजन का मतलब है कि आप, आपकी बुआ के बेटे, बुआ की बेटी, चाचा का बेटा, मासी का बेटा, फूफा का बेटा, कुछ भी हो सकता है, बट सेम पेरेंट्स नहीं होंगे। इतनी सी बात याद रखना, और इनकी जनरेशन सेम होगी, ठीक है। जैसे ये आप हो, ये आपका भाई है, इसकी बेटी और आपका बेटा, ये दोनों कौन हो गए? कजिन्स, ठीक है। कजिन्स हम इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। पजल विद ब्लड रिलेशन साथ में ही होगा, साथ में ही होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन वाली जो पजल्स हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं पहले नहीं करवाया, बट ब्लड रिलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो मैं 2 सेशंस लगाऊंगी, क्योंकि प्री में तो नहीं आती है ब्लड रिलेशन वाली पजल, मेंस में आती है, तो 2 सेशन क्लरिकल मेंस और पीओ मेंस के इस सेशन के बाद लगवाऊंगी मैं, ठीक है। सहोदर, इतनी हिंदी मुझे नहीं आती है ना, इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती यार। क्वेश्चन स्टार्ट करके देखें, क्या सभी लोग तैयार है? क्या कहाँ पढ़ा आपने सहोदर? इसमें पढ़ा है क्या? एक माँ बाप के बेटे, तो वो तो रियल भाई बहन हो गए ना, सिबलिंग्स हो गए, वो तो सिबलिंग्स हो गए ना, सिबलिंग्स को बोलते होंगे सहोदर। सिबलिंग्स का मतलब क्या है? यही पढ़ा होगा आपने, मुझे लगता है, पता नहीं, है ना। चलो स्टार्ट करें। देयर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 generations. नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड। इस लाइन का मतलब है कि जिनके भी बच्चे होंगे वो दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे, दोनों पेरेंट्स जो है अलाइव होंगे, सिंगल पेरेंट कोई नहीं हो सकता। एस की सिस्टर, एस सिस्टर्स मदर, एस की सिस्टर की मदर, एस की मदर भी तो हो गई, मदर्स फादर, फादर्स वाइफ इज क्यू। कैसे बना? एस सिस्टर मदर फादर वाइफ इज क्यू। समझ में आया? P is the mother of U. P is the mother of U. U के 2 सिबलिंग्स हैं, यानी कि P के कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। इस लाइन का मतलब है P has 3 children. अब कौन लड़का है कौन लड़की है मुझे नहीं पता। T has only one son. T का एक ही बेटा है, ओनली सन। हम कभी भी बनाएंगे तो ओनली सन लिखेंगे ताकि हमें पता हो। आर इज मैरिड, आर मैरिड है, मैरिड का साइन लगा दिया, ठीक है। जेंडर ऑफ वी एंड यू इज सेम, वी और यू का जेंडर सेम है, और 7 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 चीजें हमने लगा दी हैं, 2 पर्सन की जगह बाकी है। ध्यान से देखो, 5 लोग हमने लगा दिए हैं, 2 लोगों की जगह बाकी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 सिबलिंग्स बना रखे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो 3 सिबलिंग बनाने हैं वो यहां हम लोग अगर रखेंगे तो बेहतर होगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो बेहतर होगा? क्योंकि अगर किसी का बच्चा है तो वो पर्सन मैरिड होगा। लो जी, 6 जने पूरे हो गए हमारे पास, 6 पर्सन हमारे पास आ गए, क्योंकि सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है, यानी कि मम्मी पापा दोनों अलाइव होंगे, है ना। तो लास्ट जो पर्सन बचेगा वो यही आएगा, ठीक है। यू के 2 और पी के 3 बच्चे हैं, तो पी यहां पे आ सकता है। टी का इकलौता बेटा है, अगर मैं टी यहां बनाऊं तो क्या इकलौता बेटा बन सकता है क्या? हमारे पास 7 लोग पूरे हो चुके हैं, टी यहां बनाऊंगी तो इकलौती बेटी बन सकती है, बेटा नहीं बन सकता। अगर मैं टी यहां पे बनाऊंगी तो इकलौता बेटा यहां पे बन सकता है, मतलब पी और टी यहीं आएंगे।
ठीक है, पी के 3 बच्चे हो गए, टी का इकलौता बेटा हो गया, आर इज मैरिड, आर यहां पे आ जाएगा। पी इज द मदर ऑफ यू, पी मदर है यू की, तो यानी कि टी हो जाएंगे फादर। और उसने बोला है वी और यू का जेंडर सेम है, क्योंकि वी और यू यहां पे आने हैं, जेंडर सेम है, तो इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, एस, ओनली सन। आपको ये देखनी है कि मुझे जगहों को फिल कैसे करना है, कितना अप्रोप्रिएटली हम फिल कर पाएंगे। जो आपका डायग्राम बन के आता है ना, उसको कितना मिनिमम आप एफर्ट डाल के फिल कर सकते हो, ये ब्यूटी है ब्लड रिलेशन की। इसीलिए काफी लोगों को समझ नहीं आता है। अगर हम ये चीजें ऊपर फिल कर देते हैं तो हमारे पास पेरेंट्स ही नहीं आते ना। इसलिए हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ के क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चंस देखो, आपको ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट कभी भी निकालना होता है तो आप जेंडर के बेसिस पे निकाल सकते हो या जेनरेशन के बेसिस पे निकाल सकते हो। या तो सब लोग सेम जेनरेशन के होंगे, एक डिफरेंट जनरेशन का होगा, या सब सेम जेंडर के होंगे और एक डिफरेंट जेंडर का होगा। ठीक है, क्यू पी वी यू एस, क्यू पी वी यू एस, इन सभी ऑप्शंस में सिर्फ एक एस जो है वो एक लड़का है, बाकी सारी लड़कियां हैं। जेंडर के बेसिस पे निकला। हाउ इज यू रिलेटेड टू आर, यानी कि इसके अंदर यू का जेंडर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, आर का क्या लगता है, आर का जेंडर डज नॉट मैटर, इसका जेंडर डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आपके पास यू का जेंडर ही नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। यू का जेंडर आपको पता होना चाहिए कि यू जो है वो आर का क्या लगता है। यू आर का क्या लगेगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आराम से एक बार बता देंगे यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको खुद करने को दूंगी, बिकॉज जब तक आप अपना पेन नहीं चलाएंगे, खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को चाहे 4 मिनट लगे चाहे 5 मिनट लगे, लेकिन क्वेश्चन बना के छोड़ना, एफर्ट जरूर डालना, बिकॉज आपका एफर्ट जो अभी आप लगाओगे ना वो आगे काउंट करेगा। अगर अभी छोड़ दिया कि मेरे से तो नहीं होगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बना के बताओ मेरे को, बनता है कि नहीं बनता। जब सबका हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। वेरी नाइस, काफी हद तक लोगों का हो गया है ना। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 मैरिड कपल्स हैं और 3 ही जनरेशन है। बस 3 मैरिड कपल, 3 जनरेशन याद रखनी है। यू इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, टी की इकलौती ग्रैंड डॉटर है, मतलब ग्रैंडसन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। यू इज द इकलौती ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, जनरेशन चेंज हो गया और ओनली ग्रैंड डॉटर बना दिया।
जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूं तो आप ये भी ध्यान दिया करो कि मैं कंडीशंस कैसे नोट कर रही हूँ। एसबीआई क्लर्क का भी जब मैंने मेंस एग्जाम का बैच लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि मैम हमें कंडीशंस लिखनी सिखा दो कि आप कैसे लिखते हो। अब क्या आप इस कंडीशन से डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या कि ओनली ग्रैंड डॉटर है? कर पा रहे हो ना? जब आप ऐसे चार्ट बना के करोगे तो उसको अप्लाई करना इजी हो जाता है। तो हर एक छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व किया करो। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी। अब यहां पे देखो एस ग्रैंड मदर है पी की। मेरे को पता है 3 ही जनरेशन है और ये पर्सन तो कंफर्म हो गए, नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। एंड एस मदर है किसकी? क्यू की। एस इज द मदर ऑफ क्यू। अब मेरे को ये नहीं पता ना कि क्यू का बच्चा पी है कि नहीं है, इसलिए मैंने क्यू को अलग से बना दिया। ठीक है। आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। आर वाइफ है क्यू की एंड मदर ऑफ यू। अब क्या आप यू को यहां से कनेक्ट कर पाओगे क्या? हाँ जी मैम, कनेक्शन मिल गया। ये मैंने एस बनाया, ये मैंने क्यू बनाया, ये मैंने आर बनाया और ये मैंने यू बनाया। टी की ग्रैंड डॉटर, तो डेफिनेटली ये मैरिड होंगे। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम ये जो टी है ये मम्मी के साइड से भी तो बन सकता है, आपने पापा की साइड से बना दिया। आप पॉसिबिलिटी फिर भी लेके चलेंगे। अभी तो आपने पापा की साइड से बनाया, हो सकता है मम्मी की साइड से भी हो, बट हम मिनिमम लेके चलेंगे क्योंकि 8 लोग ही हैं। लोग कम है, जब लोग होते हैं ना 10 12 11 15 ऐसे लोग होते हैं तब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं। ठीक है जी। वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। वी ब्रदर इन लॉ है। वी इधर से भी बन सकता है, अगर मैं आर का सिबलिंग वी बना दूं, आर का भाई वी बना दूं तो ब्रदर इन लॉ बन जाएगा क्यू का। दूसरी पॉसिबिलिटी, क्यू के इस तरफ से मैं वी बना दूं, क्यू का कोई सिबलिंग है और वो मैरिड है वी से। दोनों चीजें बन सकती हैं, बट आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से हम मिनिमम चीजों को डिपिक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 ही बचे हैं। और वी हस्बैंड है डब्ल्यू का। वी किसका हस्बैंड है? डब्ल्यू का। ठीक है जी। अगर यहाँ पे डब्ल्यू सिबलिंग है तो वी ऐसे बन जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ वी बनता है तो डब्ल्यू ऐसे बन जाएगा। एक बार दोनों पॉसिबिलिटीज पे नजर मार लेंगे, ये चीज भी बन सकती है और ये चीज भी बन सकती है। आगे उसने मेंशन कर ही दिया है क्यू के कोई भी सिबलिंग नहीं है, क्यू के कोई भी सिबलिंग नहीं है, मतलब ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी गई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। पी बचता है, पी को मैरी करा दो क्योंकि 3 मैरिड कपल्स थे। लो जी, अब चेक करके बताओ कि क्या कोई दिक्कत आई ब्लड रिलेशन बनाने में? जो जो चीजें मैंने आपको बेसिक्स में बताई हैं क्या वो अप्लाई हो पा रही हैं क्या? ठीक है, 4 हो गए। अच्छा 4 हो गए, सॉरी। सिबलिंग बना दो ना, मैंने इसको देखा ही नहीं। 4 हो गए ना, लो सिबलिंग बना दो। सॉरी 3 पूरे थे, गलती से 4 बना दिए मैंने। हाँ जी, हो गया जी। सिबलिंग ही बनना था ना, यहाँ पे दिया हुआ था रिलेशन। चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चंस में क्या बोलता है? हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, यानी कि यहाँ पे पी का जेंडर, पी का जेंडर मेरे को पता होना चाहिए कि पी का जेंडर क्या है। सबसे पहले तो मेल है ना, और वी का क्या लगा? नेफ्यू लगा। मेल है तो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आना नहीं चाहिए था, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। मेल है तो ये ऑप्शन गया, और क्योंकि पता है तो ये ऑप्शन भी गया। नेफ्यू या अंकल में से एक आंसर होगा। वी और डब्ल्यू आपस में चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अगर ब्रदर इन लॉ बोला है तो मैंने आपको बोला था हमेशा फर्स्ट जो रिलेशन होता है उसको बनाना। मैंने यही बोला था ना आपको। हमेशा फर्स्ट बनाना है, फर्स्ट रिलेशनशिप बनाना है। अच्छा सिबलिंग में आप लोग पूछ रहे हो, सिबलिंग का मतलब होता है सेम मदर या फादर हो। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सेम
मदर या फादर हो, और कजन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मदर या फादर। ठीक है, सिबलिंग मतलब आप जो रियल भाई बहन होते हो। हाँ जी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वी इज द सिस्टर ऑफ आर। सबसे पहले तो वी का जेंडर ही मेल है, तो सिस्टर और सिस्टर इन लॉ वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाना चाहिए। यू एंड पी कजन हो सकते हैं, बना सकते हो कजन भी, ऐसा कुछ बोला गया है क्या? हम देख लेते हैं। कजन भी हो सकता है अगर मैं वी की साइड से बनाऊं, कुछ भी मेंशन नहीं है ना यहाँ पे। एस इज अ ग्रैंड मदर ऑफ पी। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि मैम कजन होते अगर, तो मैं वी की साइड से बनाती। अगर मैं वी की साइड से बनाती तो यहाँ पे ये ग्रैंड मदर कैसे बनती है? ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैंने ये चीज बनाई है तो डेफिनेटली इसके बच्चे के आगे बच्चा होना चाहिए ना, तो इसके बच्चे के आगे ही बच्चे बनाने हैं। ये तो अगली पीढ़ी हो गई ना हमारी, थोड़ा सा इनफॉर्मल सा रिलेशन हो गया ना, हमारी फैमिली के लोग नहीं है ना ये लोग। ठीक है। एस एंड क्यू आर मैरिड कपल? नहीं। डब्ल्यू इज द अंकल ऑफ यू? डब्ल्यू तो फीमेल है। डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, आर के सिस्टर इन लॉ है। ठीक है जी। कौन से सिबलिंग है? सिबलिंग यानी कि रियल मतलब उनके मदर और फादर सेम है। पी आर यू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू देख लेते हैं। आर और बी सिबलिंग है, यू और पी सिबलिंग है। आर और वी सिबलिंग है, यू और वी सिबलिंग है। हाउ इज वी रिलेटेड टू यू? वी कैसे रिलेट करेगा? वी हो जाएगा अंकल। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन? क्या सभी को क्लियर है दूसरा क्वेश्चन जो हमने अभी किया? कोई डाउट है तो पूछ लो कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया, यहाँ कंफ्यूजन आ रही है, मैं अभी क्लियर कर दूंगी कि ये चीज ऐसे क्यों बनी है। निशांत एक चीज बोलती हूँ, अगर आपका एसबीआई का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, जो कि हम आशा करते हैं कि बहुत लोगों का पॉजिटिव आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नेगेटिव आता है तो आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। ऑल्सो अगर आप का पॉजिटिव आता है तो भी आप ये तो सोचोगे ना कि मैं और अच्छे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर लूं, मैं और अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर लूं, तो प्रिपरेशन आपकी जारी रहनी चाहिए, है ना। प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। मुझे पता है टाइम थोड़ा सा टफ है क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, हम ऐसे अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, लेकिन ये टाइम अगर किसी ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है, ये आपका गोल्डन पीरियड है जहां पे आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है ना। कोई भी स्ट्रेस नहीं है, किसी नोटिफिकेशन का, किसी किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं है। आप फ्रीली पढ़ सकते हो और अपने दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप उनसे एक स्टेप आगे निकल सकते हो, कोशिश करो तो। मैम टी से बनाने पे कोई चेंज आएगा? नहीं, चेंज क्यों आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप ऐसे ही बनाओगे ना इसको। लो जी, बात तो एक ही है। बनेगा तो क्यों ही ना, आर तो बनने से रहा, क्यों ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करो जी।
क्वेश्चंस दिखा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 मेंबर्स इस फैमिली के। डी इज द ओनली मैटरनल अंकल ऑफ एफ। एफ का मैटरनल अंकल कौन है? डी। यानी कि एफ की मम्मी का भाई कौन हो गया? डी हो गया। एफ हु इज द सन ऑफ एच। एफ किसका सन है? एच का। अब एच यहां भी आ सकता है, एच फादर भी हो सकता है, हम छोटा सा लिख के छोड़ देंगे। ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। ओनली डॉटर। एच इज द सन इन लॉ ऑफ ई। एच सन इन लॉ है किसका? ई का। यानी कि ई पेरेंट्स होंगे एच की वाइफ के। सन इन लॉ ऑफ ई। हु इज द फादर ऑफ डी? इसका फादर मान लो, इसका फादर मान लो, बात एक ही है। सी इज द ब्रदर ऑफ ई। सी भाई है ई का। जी इज द सिस्टर ऑफ बी। आई इज द ब्रदर ऑफ एफ। डी हैज ओनली वन सिबलिंग। डी का एक सिबलिंग मैंने बना दिया। डी की ओनली डॉटर ए है। 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कौन बचता है? बी और ए अभी बचा है, और जी और बी बचा है। ठीक है जी। यहां से अगर मैं बनाना चाहूं इसको, अगर मैं यहां पे बनाऊं किसको? बी को, तो मैं बी के साथ जी को नहीं बना पाऊंगी क्योंकि डी का एक ही सिबलिंग है। एम आई राइट? अगर मैं जी को यहां रख दूं तो मैं यहां पे बी को नहीं बना सकती क्योंकि डी का एक ही सिबलिंग है। मतलब यहां तो फिट नहीं होगा। अगर मैं जी यहां पे बना दूं, जी की इकलौती डॉटर ए है, बन सकता है? चेक करके देखो। जी की इकलौती डॉटर ए है और जी का सिबलिंग बी है। नहीं, उल्टा हो गया ना, यहां पे बी बनाना था ना मुझे। बी की ओनली डॉटर ए है और जी सिस्टर है बी की। चेक करो। ठीक है, चलो। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी? यानी कि जी का जेंडर पता होना चाहिए। जी एक फीमेल है। फीमेल है तो मेल वाले ऑप्शन तो कैंसिल ही हैं। ठीक है। जी मदर तो नहीं है ना? मदर तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन बची? मैटरनल आंट। टाइमर के साथ पजल को बनाइए तो डेफिनेटली टाइम बढ़ेगा, टाइम डिक्रीज होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हु इज द मदर ऑफ आई? आई की मदर कौन है? ए है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी कौन हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। सेम जनरेशन के हैं तो ये तो हो ही नहीं सकते थे, और क्योंकि मेल है तो ब्रदर इन लॉ। कभी कुछ समझ ना आ रहा हो ना रिलेशन, हमेशा एलिमिनेशन मेथड चूज किया करो। सेम जनरेशन में ग्रैंडसन सन इन लॉ, सन तो यूज हो नहीं सकता, और इसका जेंडर एक मेल है तो मेल ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक यही अवेलेबल है। एलिमिनेशन मेथड रॉक्स। हाउ इज बी रिलेटेड टू एच? देखो, बी और एच जनरेशन चेंज है और बी एक फीमेल है ना? बी एक फीमेल है, सारे फीमेल ही, और जनरेशन भी चेंज है, और ऊपर वाली जनरेशन में है बी, है ना? तो डॉटर तो नहीं हो सकती, सिस्टर भी नहीं हो सकती, वाइफ भी नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ भी नहीं हो सकती। जनरेशन चेंज का मतलब सिस्टर वाइफ सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकती, और क्योंकि बी जो है वो ऊपर वाली जनरेशन में है तो मदर इन लॉ ही बनेगी। एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बनाए। 8 मेंबर्स इन द फैमिली, ए से लेके एच तक 4 जनरेशन है। F is the father of A and B is the grandson of E. F is the father of A and B is the grandson of E. बना दिया। C is the daughter-in-law of E. C. Who is the grandmother of B? A is the father of B. ठीक है, कनेक्ट करते जाएंगे चीजों को। B and D which are of different gender, तो D लड़की हो जाएगी। G is the son of H. Who is the wife of B? देखो यहां से बनाते हैं F A B. B is the son of H. H is the wife of G is the son of H. हमने इसको कनेक्ट किया, लास्ट लाइन को कनेक्ट किया। B की ग्रैंड मदर E है, यहां से कनेक्ट किया, और E के बेटे की वाइफ C है। सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया, ब्लड रिलेशन बन गया। हमेशा टुकड़ों में बनाया करो और ज्वाइन कर दिया करो, ठीक है जी। कौन कौन से कपल हैं? FEACBD। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? C is the father of H, B and D are cousins, दोनों ही गलत है। E and F are married couples, yes। हो गया जी। How is F related to D? तीसरी जनरेशन है, मतलब ग्रैंड, और F मेल है, ग्रैंडफादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नहीं बना, बना लो, चलो नहीं बना तो।
कुछ फंस रहा है, स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देर आर 9 मेंबर्स, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल हैं और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। V इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ G। G का एक इकलौता बेटा है, उसका सन कौन है? V, ओनली सन, ठीक है। S इज द डॉटर इन लॉ ऑफ W, W की डॉटर इन लॉ है, हु हैज अ सिस्टर। A इज द नीस ऑफ L, L की नीस कौन है? A, L के सिबलिंग की बेटी। L हु इज नॉट इन सेकेंड जनरेशन, और ये सेकेंड जनरेशन में नहीं है। G इज अ फीमेल। S हैज 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है। T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ K, T इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ K, थोड़े से डिफरेंस पे लिख दो, ब्रदर इन लॉ समझ में आ जाएगा। K एंड A आर नॉट सिबलिंग्स, ठीक है जी। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया इसको? चलो, अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे? 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन यहां से भी दिख रही है और मुझे यहां से भी दिख रही है। अच्छा, ओनली सन, क्या मैं इसको ओनली सन बना सकती हूँ क्या? मे बी, हम ट्राई करके देखते हैं। G को मैरी अगर मैं करा दूं W से, इसका ओनली सन मैरी हो जाए किससे? S से, और W की एक सिस्टर बन जाए। मे बी बन सकता है, मे बी, है ना। और S के आगे 2 बच्चे हैं, एक मेल और एक फीमेल, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 पर्सन बचते हैं। L सेकेंड जनरेशन में नहीं आएगा, सेकेंड में नहीं आएगा तो थर्ड में भी नहीं आ सकता, मतलब ये कौन सी जनरेशन में आएगा? फर्स्ट में, क्योंकि इसके नीचे मुझे A को बनाना है। K और A सिबलिंग्स नहीं है। L, अगर मैं L को फर्स्ट जनरेशन में बनाती हूँ, L के सिबलिंग की बेटी A बन सकती है क्या? चेक करना। L के सिबलिंग की बेटी, इकलौता बेटा हमने बना दिया, बेटियां और भी बन सकती हैं, ठीक है। A और K सिबलिंग नहीं है, और T ब्रदर इन लॉ है K का। चेक करो तो, A S T B, K का जेंडर नहीं मालूम, क्या फंस रहा था यहाँ पे? चेक करके देखो एक बार, कौन सा पॉइंट ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था? हमने 7 लोगों की अरेंजमेंट कर दी थी, सिर्फ 2 लोग ही बच रहे थे, और हमने कौन सा पॉइंट पिक किया? L वाला पॉइंट पिक किया, तो क्वेश्चन आगे बन गया, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स? 1 2 3 4 5, 6 भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 या 6, 5 या 6 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मैम L और A वाला फिर से बता दीजिए, दोबारा बताती हूँ। A जो है वो नीस थी, यानी कि L के भाई या बहन की बेटी थी। L सेकेंड जनरेशन में नहीं था, यानी कि इस जनरेशन में नहीं था, ठीक है। मैं L को यहां पे भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं A नहीं बना पाऊंगी, मेरे पास 3 जनरेशन ही हैं इसके अंदर, 4 नहीं है, मतलब L डेफिनेटली ऊपर वाली जनरेशन में होगा, ठीक है। मैंने L को यहां फिक्स किया, L के सिबलिंग की बेटी बना सकते हैं, ओनली सन हम बना चुके हैं इसका, बेटियां भी तो और बन सकती है ना, बेटियों के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। L के सिबलिंग की बेटी हमने बना दी A, और T ब्रदर इन लॉ था K का, तो सिंपली यहीं से बना दिया, सारे पर्सन्स पूरे हो गए, ठीक है जी। सिबलिंग्स कौन कौन है? सिबलिंग्स है आपके पास WL SK ATVB, बोथ 3 and 4 दोनों है। मैम T और K को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं, K और A सिबलिंग नहीं है, K मैं डाल नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों सिबलिंग नहीं है। हाउ इज B रिलेटेड टू A? B कौन है? नीस है, एज सिंपल एज दैट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ना 3 जनरेशन का मेंशन किया गया था, ठीक है, इसलिए हमने 4 जनरेशन नहीं बनाई। चलिए 7 मेंबर्स और 3 जनरेशंस, only 2 married couples, B is the mother of D, who is the son of A, A और B का बेटा D हो गया, G is the son of D, F is the granddaughter of A, E is the wife of D and sister-in-law of C। चेक करना, 2 मैरिड कपल थे और 7 लोग आ गए, सी का जेंडर नहीं पता, सी का जेंडर इज अननोन। हाउ मेनी मेल मेंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज सी का जेंडर हमें पता नहीं है। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, डॉटर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, ग्रैंड मदर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नहीं हुआ, दोबारा दिखा देती हूँ। स्टार्ट करें? जस्ट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। There are 7 members in a family of 3 generations. No single person has a child. कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे। G's fathers, mother's husband is F. A is the mother of B और B थर्ड जनरेशन में नहीं है। थर्ड में नहीं है तो सेकंड में होगा डेफिनेटली, क्योंकि 3 ही जनरेशन हैं तो डेफिनेटली B जो है वो सेकंड जनरेशन में होगा। E is the mother of D. E किसकी मदर है? D की मदर है। B is the sister in law of E. B सिस्टर इन लॉ है E की। यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे देखेंगे। The gender of C and G is same gender. D is a female member and B is unmarried. अगर B unmarried है और ये इसकी B सिस्टर इन लॉ है, मतलब डेफिनेटली ननद होने वाली है ना? सेकेंड जनरेशन में आएगी। E अगर मैं यहां डाल दूं और B को इसकी सिबलिंग बना दूं तो B सिस्टर इन लॉ बन सकती है। A की बेटी B बन जाएगी और E की बेटी D बन जाएगी। बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन पूरे हो गए हैं। C और G का सेम जेंडर है। C भी मेल, G भी मेल। चेक कर लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं अभी और जो रिकॉर्डेड भी देखेंगे क्लास को, आई होप आप सभी के पास हमारी टेस्ट सीरीज होगी लर्निंग नीति की। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो अभी ऑफर चल रहा है, परचेज उसको कर सकते हो। हमारी लर्निंग नीति की टेस्ट सीरीज जो है, इट इज वन अमंग द बेस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज जो आप ले सकते हो। करंटली आपको 111 में मिलेगी। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके कोड लगाना है इंडिया, तो 111 में आपको टेस्ट सीरीज जो है पूरे साल की मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो। ऑल्सो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अभी ये जो चैट होती है ये तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन में नहीं दिखती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो मेरी जो कल की यूट्यूब क्लास हुई थी उसके नीचे आप डेफिनेटली अपने रिव्यूज लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये सेशन लग रहा है और क्या आपका फीडबैक है। ठीक है, हाँ जी। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी कौन हो जाएगा? आंट। 4 सेम है, AEDGB, AEDGB। जी आपके पास मेल है, बाकी सब फीमेल है। ठीक है। हु इज द मदर इन लॉ ऑफ ई? ई की मदर इन लॉ कौन है? ए। नहीं बेटा, मैं अपनी पीडीएफ के अंदर ही आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ, तो प्रैक्टिस की आपको नीड नहीं पड़ती फिर अलग से। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी और इन होमवर्क क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको लास्ट पेज पे लगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस शीट में डाल दूं, बात तो एक ही बन जाएगी ना। मैं इन्हीं जो 7-8 क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस शीट में आपको डाल के दे दूं तो भी तो बात एक ही बन जाएगी ना। सी और जी का सेम जेंडर था बेटा, तो आप इसी पीडीएफ में कर लेंगे और लास्ट में आपको इसके सॉल्यूशंस लगे हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तनुश्री टाइमर के साथ पजल्स को कीजिए, देयर इज नो अदर वे।
शाम को 6 बजे क्लास है, ब्लड रिलेशन सेशन नंबर 2। इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि पीओ प्री के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे शाम वाली क्लास में। तो आज शाम को सभी लोग आ जाना। क्लरिकल प्री आज हमने कर लिया है अभी इस क्लास में, पीओ प्री मैं शाम को करवाऊंगी, और कल होपफुली दोनों सेशंस लेके हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपने रिव्यूज जो है मेरी यूट्यूब क्लास के नीचे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर आपने मॉक टेस्ट हमारा परचेज नहीं किया है तो वो भी आप कर लेना, बिकॉज काफी बार क्लासेस में ऐसा होता है कि मैं आपके डाउट्स भी लेती हूँ। आप लोग मेरे को मैसेज कर देते हो मॉक नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, वो मैं सॉल्व करवा देती हूँ, और काफी बार हम लोग पूरा मॉक भी क्लास में करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत ना आए। मॉक तब से देने हैं जब आपका एटलीस्ट 60-70% सिलेबस रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है। सेक्शनल मॉक या फुल मॉक एज अ होल ले लो, आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले आप मॉक नहीं देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। शाम को मिलते हैं 6 बजे सेशन नंबर 2 के साथ। इसी नोट पे एंड करते हैं इस सेशन को, मिलेगा शाम को 6 बजे जरूर। थैंक यू।